हेलो दोस्तों, टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पहुंच रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 को करेंगे। जैसे हम लोग पिछली बार करते रहे हैं, ऐसे ही इसी इसी को मॉक को आगे बढ़ाते हैं और अपनी इसी सीरीज को तब तक कंटिन्यूटी बना के रखेंगे जब तक यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और जो एग्ज़ाम ये लगे हुए हैं तब तक ये हो नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि सब एग्जाम के जे अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है और ऐसे क्वेश्चन को संग्रह किया है जैसे अभी यूपीएसआई का हुआ था। उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस को निकाल के एनालाइज करके फिर क्वेश्चन की नई सीरीज से बनाकर मैंने तैयार किए हैं। चलो समय वेस्ट ना करते हुए सीधे क्लास पे चलते हैं। अभी हम लोगों की ये भी सीरीज चल रही है और ये वाली जो चल रही है, क्योंकि 50 मॉक टेस्ट हैं। ये इस टाइम हम चौथे मॉक टेस्ट पे हैं, चौथे नंबर मॉक टेस्ट पे हैं। चलो चलते हैं, पहले नंबर 1 पे हैं। क्लास नंबर 4 है हम लोगों की। संयुक्त व्यंजन छा किस वर्णों के योग से बनता है? तो ये बनता है का और सा से मिलके, का और सा से, का और सा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। हिंदी व्याकरण में तो कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। एक ये होता है छ और त्रा, ज्ञ और स्रा। ये किससे मिलके बनता है? सा और रा से मिलके बनता है। और ये किससे मिलके बनता है? ज और इया से मिलके बनता है। और त्रा किससे मिलके बनता है? ता और रा से मिलके बनता है। ये किससे बनता है? का और सा से मिलके बनता है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन, सत धन जन, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। इसमें व्यंजन संधि है। और इसके जो नियम की बात करें, जैसे यदि ता और मतलब आधा ता और दा के बाद जब जा और झा जुड़ जाए तो ता दा में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। ता जैसे सत धन जन, तो सत ता है ना, ता वो झ में बदल जाएगा। जैसे इसी तरह उत, उत और फिर बन जाएगा ज्वल, तो उससे बन जाएगा उज्ज्वल। विपत जाल, विपत जाल से बनेगा विपत जाल। तो ये शब्द बन जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट जिसका, अर्थात भगवान गणेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्री समास। क्या हो जाएगा? बहुब्री समास। इसमें देखो नियम ये कहता है कि जहां दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ, तीसरे विशेष अर्थ या ईश्वर की कोई बात करे, वहां पर बहुब्री समास होता है। अगर द्वंद्व की बात करें, देखो द्वंद्व में क्या होता है कि द्वंद्व में जब दोनों पद प्रधान होते हैं, जब माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, ऐसे शब्द आते हैं किसमें? द्वंद्व में। और तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, कन्यादान। तो ये सब किसमें आते हैं? तत्पुरुष समास में। और कर्मधारय की अगर बात करें, कर्मधारय में होता है जैसे विशेषण विशेष, जैसे नील कमल। ये किसमें आएगा? आएगा कर्मधारय समास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं को हमेशा याद रखना, नहीं को पहले ही हाईलाइट कर लेना, नहीं पूछा गया है। तो गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? वो भागीरथी होता है, सुरसरी होता है, मंदाकिनी, देव नदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, देवपगा, अलकनंदा। इतने इसके पर्यायवाची होते हैं। लेकिन ऑप्शन जो डी में लिखा है वो कालिंदी, कालिंदी यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है? कालिंदी। ये है यमुना का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिंदी। क्योंकि यमुना के अन्य पर्यायवाची भी क्या कौन से होते हैं? सूर्य सुता होता, कृष्णा, अर्कजा और रवि तनया, और जो तरणी तनुजा, और उसके बाद में जमुना, भानुजा। और देखो उसमें क्या होता है, जैसे जिसकी जो ट्रिक समझो, तो अगर सूर्य की जो पुत्री होने के कारण सूर्य के पर्यायवाची में जा लग जाता है, सभी में पीछे जा। जैसे सुता, सुता लगाने के बाद यमुना के बाद में यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची में जा और जा और या सुता लगाने से यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा? सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ में मतलब सर्वज्ञ उसको बोलते हैं जो सब कुछ जानता हो, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। और अज्ञ होता है जो कुछ ना जानता हो, जैसे मूर्ख। जिसका विलोम होता है अज्ञ का विज्ञ। और अनविज्ञ जो अच्छी तरह जानता हो, मतलब ज्ञाता। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनविज्ञ। और कृतज्ञ की बात करें, तो जो किए गए उपकार को मानता है तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद।
क्योंकि रा का उच्चारण बा से पहले होता है, तो यह बा के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। अब जैसे आगे भी देख लें, जैसे तो आगे शब्द तो गलती लिखे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। अगर ऑप्शन की बात करें, देखो जैसे उसमें लिखा है अपूर्व। अपूर्व क्या होता है, जो पहले ना हुआ हो या जिसके समान पहले ना कुछ हुआ हो, उसको बोलेंगे अपूर्व। और अभूतपूर्व होता है जो भूतकाल में कभी ना हुआ हो। और अद्वितीय किसके लिए बोलते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। और ऐतिहासिक की बात करें, इतिहास से संबंध रखने वाला होता है ऐतिहासिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ओट का होता है ओष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो तत्सम, तत्सम जो देखो, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम, और तद्भव जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में आए होते हैं वो होते हैं तद्भव। अब देखो अधर, अधर मतलब होता है ओठ को पर्यायवाची शब्द होते हैं। अधर है, ओठ है, दंत दंत छद, दंत छद है, तो किसके बन जाते हैं, ओठ की। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। गागर में सागर भरना, तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कुछ ऐसे शब्दों को थोड़े में जब अधिक शब्द कहे जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं गागर में सागर भरना। तो जब कोई व्यक्ति कम शब्दों में बहुत गहरी या अर्थपूर्ण बात कह दे, जैसे हिंदी साहित्य में कवि बिहारी ने दोहों के लिए यह मुहावरा सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाथ कंगन को आरसी किया लोकोक्ति का क्या अर्थ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। कि जो चीज आंखों के सामने है मतलब प्रत्यक्ष है, उसे साबित करने के लिए किसी सबूत या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी लोकोक्ति का पूर्ण रूप अगर बात करें तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये इसका हो जाता है। तो आरसी का अर्थ है आईना या शीशा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेता शब्द का स्त्रीलिंग। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का होता है नेत्री। नेता का क्या होता है, नेत्री। अब जैसे नेता का नेत्री हो जाएगा, धाता का धात्री, धाता का धात्री हो जाएगा, विधाता का विधात्री हो जाएगा, कर्ता का कर्त्री, अभिनेता का अभिनेत्री, ऐसे रूप बन जाते हैं। अब चलते हैं लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जनता, प्राण, सामग्री और सोना। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राण। क्योंकि जो सदैव बहुवचन वाले जो शब्द होते हैं इसको तुम ऐसे समझ लो, रट लो, क्योंकि ये 100% एक पेपर में पूछता ही पूछता है। एक होता है नित्य बहुवचन, एक होते हैं नित्य एक वचन। जैसे नित्य बहुवचन में अगर बात करें तो प्राण हुए, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, रोम, होश, और उसके बाद समाचार। तो उसकी अगर ट्रिक की बात करें ऐसे समझ लो कि मेरे प्राण निकल गए ना कि मेरा प्राण निकल गया। इसको समझो, मेरे प्राण निकल गए ना कि मेरा प्राण निकल गया। तो ऐसे ये नित्य बहुवचन में आएगा। अब नित्य एक वचन की बात करें तो वहां पे आती है जनता, सामग्री, सोना, जैसे सोना में आएगा धातुएं, पानी, भीड़ और सहायता, ये किसमें आते हैं, नित्य एक वचन में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वो साधन की बात कर रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इसमें करण, करण होता है साधन को बताता है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक। अगर करण कारक की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा कि करण में होता है से के द्वारा, विभक्ति क्या लगती है, उसमें विभक्ति लगती है से और के द्वारा। से और के द्वारा विभक्ति लगती है। जहाँ से का प्रयोग साधन या माध्यम के रूप में होता है, यहाँ वृक्ष काटने का साधन कुल्हाड़ी है। और अपादान की बात करें तो जहाँ से का प्रयोग अलग होने के लिए, जैसे डरने या तुलना करने के लिए होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ऐसी चीजें होती हैं। संप्रदान को के लिए, और कर्म को होती है विभक्ति। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। राम पढ़ता होगा। अब इसकी अगर बात करें तो राम पढ़ता होगा, तुम सेंटेंस के अर्थ को उसके मत जाओ कि पीछे होगा होगी जो भी चीज लगी है इस पर मत ध्यान देना। क्योंकि तुम खुद से सोचो, राम पढ़ता होगा तो ये किस समय की बात कर रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल की। क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है, मुझे कंफ्यूजन है कि वो पढ़ता होगा या क्या कर रहा होगा। तो ये संदिग्ध वर्तमान का, वर्तमान की जो बनेगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पर वर्तमान में जो क्रिया हो रही है लेकिन उस पर संदेह है। और सामान्य भविष्य इसमें क्या होता है, जैसे राम पढ़ेगा। अगर पूर्ण भूत की काल की बात करें इसमें इसमें क्या होगा, राम ने पढ़ा था, तो ये पूर्ण भूत काल हो जाएगा। और संभाव्य भविष्य काल की अगर बात करें, शायद राम पढ़े, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा
क्योंकि नहीं जाता, असमर्थता का बोध, तो इसमें क्या होता है राइट आंसर भाववाच्य। इसका राइट आंसर क्या होता है भाववाच्य। भाववाच्य की अगर ट्रिक की बात करें, इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की। इसमें क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष और अकर्मक होती है। अक्सर इसमें असमर्थता या नकारात्मकता जो नहीं का भाव होता है, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसमें होता है भाववाच्य में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक। देखो करोड़ रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह, और श्रृंगार रस का रति या प्रेम, और हास्य रस का हास, भयानक रस का भय। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11-11। कितनी होती हैं 11-11। अगर इसके जो देखो सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें विषम चरणों में पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 16 किसमें होती हैं, चौपाई में होती हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक संत कबीरदास की प्रमाणिक रचनाओं का संग्रह है। इसके 3 भाग थे, कौन कौन से थे, साखी, शबद और रामायणी। तो अगर अगर सूरदास की बात करें, सूरदास की अगर कुछ रचनाएं जैसे सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, किसकी हैं जी, सूरदास की हैं। अगर तुलसीदास की बात करें, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। और जयसी की बात करें, पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम, ये किसकी हैं, जयश्री जी की हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो प्रसिद्ध काव्य संग्रह यामा की रचयिता रचयिता कौन है। यामा की रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामा माधवी वर्मा की रचना है। माधवी वर्मा इसको इनको क्या बोला गया, आधुनिक युग की मीरा बोला गया है। तो इनको यामा के लिए 1982 में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी जो अन्य रचनाएं जैसे नीरजा, निहार, रश्मि और सांद गीत हैं, इनको जो सम्मान मिला वो कब मिला है, 1982 में। 1982 में सम्मान मिला था। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो झांसी की रानी है। और इनकी मुकुल धारा, ये किनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। उदंत मार्तंड ये कब प्रकाशित हुआ था, जो इसकी जो डेट है इसको भी याद कर लेना कि 30 मई 1826। 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अब ये जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और कवि वचन सुधा की बात करें तो जो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। और सरस्वती पत्रिका की बात करें तो 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन संभाला था। किसने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक किस प्रकार का विशेषण है। अधिक किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक है परिमाणवाचक विशेषण। देखो जहां किसी वस्तु की मात्रा जैसे माप तौल बताई जाए, दूध को गिना नहीं जा सकता, जैसे 1 2 3, तो ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं। तो अतः अधिक मतलब अधिक जो बता रहा है वो परिमाण बता रहा है। गुणवाचक में क्या होता है, अच्छा होता शब्द, बुरा होता, काला, सफेद, लाल, पीला, ये सब किसमें आएंगे, गुणवाचक में आएंगे। संख्यावाचक की बात करेंगे, जैसे गिना जा सके, जैसे 4 लड़के, 5 पेड़, तो ऐसे किसमें आएंगे, संख्यावाचक में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दरवाजे पर कोई खड़ा है, जब जब कोई शब्द का जब कोई जो शब्द आया है वो कोई अनिश्चितता का बोध कर रहा है, तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, और हिंदी में दो मुख्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से, कोई और कुछ। कोई होता है कोई प्राणी के लिए, कुछ होता है किसी वस्तु के लिए। जब भी बोलेगा कोई खड़ा है, कोई मतलब कोई व्यक्ति है पर उसके निश्चित नहीं है कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक में आएगा। अब कुछ वस्तु के लिए, जैसे अगर इसी जगह बात करें निश्चयवाचक में यह और वह शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक में कौन क्या शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है। सकर्मक देखो रोना, सोना, हंसना, लिखना। अब ये समझो किसमें किसी चीज की आवश्यकता ना पड़ती हो वो क्या कहलाता है, अकर्मक। अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो होता है सकर्मक। अब जैसे मान लो रोना के लिए क्या रोना, क्या सोना, क्या हंसना, क्या लिखना। तो यहाँ लिखने के लिए कोई ना कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लिखना। तो क्रिया से पहले या क्या शब्द लगाओ और प्रश्न पूछें,
मतलब यह यदि जो उत्तर मिलने की संभावना हो या क्रिया सकर्मक तो वरना अकर्मक होगी। जैसे क्या लिखता है तो पत्र, कविता, लेख। क्या रोता है, क्या सोता है, क्या हंसता है, कोई तार्किक उत्तर नहीं। अतः रोना, सोना, हंसना अकर्मक क्रियाएं हैं, ये समझ लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह शब्द का प्रयोग हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया तो उसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो जब जो अव्यय आश्चर्य जो आश्चर्य है, हर्ष है, खुशी, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किए जाते हैं वो विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। इनके साथ विस्मय चिन्ह का जो लगता है ये वाला चिन्ह, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये लगता है तो यहाँ से सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्मयादिबोधक है। इनके शब्दों में कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आह, छी, ओह, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे जैसे इसमें बात करें और, तथा, किंतु, परंतु, ये समुच्चय बोधक में आएंगे क्योंकि जोड़ने का काम करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अली का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अली का मतलब इसने पूछा नहीं है, तो नहीं पे पहले ही चिन्ह मार देना, क्योंकि नहीं शब्द ही छूटता है पेपर में, क्योंकि जल्दी देखा अली अली मतलब भौरा, तो वही लगा देते लोग। इसमें देखो अली का जो बात कर रहा है, अली का रूप नहीं होता है, क्योंकि अली माने भौरा भी होता है, देखो कोयल भी होता है और सखी भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूप। अगर अली की बात करें तो भंवरा भी होता है, भ्रमर जैसे बोलते हैं, सखी मतलब सहेली, कोयल, बिच्छू, मदरा और कौआ, ये शब्द आते हैं। और जो रूप शब्द है इसका अर्थ नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। रेलगाड़ी संकर शब्द है। अगर इसमें देखो दो भाषाओं का वर्णन मिलता है, रेल और गाड़ी। गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अन्य शब्द में जैसे टिकट घर, ये भी हिंदी अंग्रेजी। गोताखोर अरबी फारसी शब्द हो जाएगा। और उड़न तस्तरी तो हिंदी और फारसी भाषाओं का शब्द हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधि। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधि। तो अध्यक्ष में अधिधन अच्छ होगा, इसका संधि विच्छेद अधिधन अच्छ। तो यह किस उसमें संधि कौन सी है, इसमें यर्थ और संधि है। जैसे ई और आ मिलकर या बने, या हो जाएगा, जिसमें देखो क्या होता है, ई प्लस आ मिलके या बनाता है, इसका ये रूल होता है। और इसमें जो उपसर्ग हमेशा जो लगते हैं इसी प्रकार के, जैसे अधिकार तो अधिधनकार, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बहाव में क्या शब्द होगा, आओ। क्यों ये बना है, जो शब्द बना है आओ शब्द बना, मतलब जो वह शब्द में आओ जब लगता है, जैसे वह क्या है, मूल धातु। अगर बात करें जो वह शब्द आएगा ये होगा मूल धातु। ये क्या होगा, मूल मूल धातु। अगर इसके पीछे जो आओ शब्द लगता है ये होता है क्या, प्रत्यय। तो इसमें जो प्रत्यय जो अंत में लगते हैं, इसी तरह आओ प्रत्यय जो प्रत्यय से पहले, जैसे शब्द चुनाव और तनाव, लगाओ, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे चुन धन आओ, तनाव की अगर बात करें तन धन आओ, आओ प्रत्यय लगेगा। और लगाओ की बात करें लग धन आओ। तो ऐसे इसके जो संधि 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 विच्छेद बनेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखो पढ़ते हैं। वह दंड देने योग्य है, और वह दंड के योग्य है, और वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसका। क्योंकि दंड दिया जाता है, देने योग्य व्यक्ति नहीं होता है, इस वजह से ये अशुद्ध माना जाएगा पहला ऑप्शन। अगर बी की बात करें दंड के योग्य यानी दंड का अधिकारी मतलब भागीदार है, तो यह व्याकरण रूप से बिल्कुल सटीक है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, तो तत्सम है। और आग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भूधर, ये भी है क्या, तत्सम। तो ये तो ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आग। आग है तद्भव शब्द। अब चलते हैं अपने नंबर 31 पे। मूक शब्द का सही विलोम क्या होगा। मूक का क्या होगा, बाचाल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बाचाल। तो मूक शब्द होता है और शांत, और बाचाल होता है जो बोलता ना हो उसे बोलते हैं मूक, और जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं बाचाल, या अधिक बोलता हो। कहावत में मूक मूक होई बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन। तो उसकी अर्थात ईश्वर की जो कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, इसमें ये बताया गया है। कहावत बोली गई ना, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। अब गूंगा, गूंगा शब्द ये देखो मुंह का अर्थ है, यह मतलब विलोम नहीं है। लेकिन शांत जो बोले, अगर इसकी जो शांत शब्द है, जो शांत शांत इसका जो विलोम होगा, शांत का क्या होता है, उग्र या अशांत। तो शांत को दो तरह से बना सकते हैं। इसका जो बनेगा, या तो उसके आगे आ उपसर्ग लगा के बना दो अशांत, या फिर इसको बना दो क्या, उग्र।
तो ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे किसके, शांत के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, पहाड़ का पर्यायवाची, पहाड़ के कौन कौन से देखो उसके जो होते हैं, देखो गिरी होता है, अचल होता है, भूधर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इसके सभी सही हैं। अगर देखो पहाड़ की और भी पर्यायवाची जाने तो जैसे गिरी है, अचल, भूधर और पर्वत, शैल, नग, तुंग, महिदर, मेरु, ये किसके होते हैं, पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग का गद्यांश आता है, तो प्राचीन काल में मनुष्य, सीधे क्वेश्चन भी पढ़ो, क्वेश्चन को सीधा, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे और हम लोग उसमें ढूंढ लेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य का प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। तो हम लोग पहले को पढ़ते हैं तो प्रकृति और मनुष्य का संबंध पुराना और गहरा था। मनुष्य को जीवन जीने के लिए आवश्यक जो सभी वस्तुएं, हवा, पानी, भोजन और आश्रय, प्रकृति के निस्वार्थ, कहाँ इसकी बात की गई, देखो प्राचीन काल में मनुष्य व्यक्ति की शक्तियों का सम्मान, हाँ मिल गया, तीसरी लाइन पढ़ो। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करता था और उसके साथ पूर्ण तालमेल बिठाकर। तो ऑप्शन पढ़ो, देखो शोषण, डर, सम्मान का तालमेल, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्मान और तालमेल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वर्तमान समय में पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। हम लोगों ने ऊपर तो पढ़ ही लिया था उतना, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके साथ पूर्ण तालमेल बिठाकर जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जैसे विज्ञान तकनीकी का विकास हुआ, मनुष्य की लालसा बढ़ती गई, इसके बाद में क्या है, और उसने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया। तो अंधाधुंध दोहन, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गद्यांश के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन किसके परिणाम हैं। तो ऑप्शन जो 35 है उसको ढूंढते हैं, कहाँ पे हम लोग पहुंचे थे। लालसा बढ़ गई है, अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, जंगलों की बेहताशा कटाई, बढ़ता प्रदूषण, इसके बाद में औद्योगिकरण के साथ साथ आज पर्यावरण असंतुलन का गंभीर संकट पैदा हो गया है। तो गंभीर संकट पैदा हो गया मतलब कहाँ बोला है इसने, असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन कारण, ऑप्शन नंबर ए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है। तो इसको ढूंढते हैं कहाँ पे है, देखो के बाद में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की इसी असंतुलित भयंकर परिणाम है, और यह हमने समय रहते प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं किया, और पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है मिल गया, पर्यावरण का संरक्षण, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। अब इसके बारे में देखो, तो उसमें क्या बोला था इसने, इसके बाद दृष्टिकोण हो सकता पर्यावरण का। हम लोग देखो जब शीर्षक की बात करता है ऊपर की लाइन में कुछ पढ़ो, नहीं तो अंतिम लाइन को पढ़ो, देखो उसमें पढ़ो। हमें यह गहराई से समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण ही वास्तव में मानवता का संरक्षण है। तो उसका देखो प्रकृति का संरक्षण, इसकी देखो यहाँ से बात की है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति और संरक्षण, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और आज का क्या स्कोर रहा आप लोग जरूर कमेंट में बताना, और ये क्लास कैसी लगी ये भी बताना। एक कमेंट जरूर किया करना कि इसमें इसके बारे में जरूर बताना, जो आगे की क्लासों में थोड़ा थोड़ा जो भी बदलाव हो सके बदलाव किया जाएगा। ऐसे ही हम लोग अपने साथ बनाए रखें। अब चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।